मैं सुनील जी खांटी बिहारी शुद्ध भारतीय। आप भारत के तमाम छात्रगण जो कि सीबीएसई बोर्ड में पढ़ रहे हैं और जिनमें एनसीईआरटी 10th क्लास की आप किताब का यूज करते हैं, प्रतियोगी परीक्षा में भी इसका इस्तेमाल होता है, आईएएस और पीसीएस परीक्षा की भी तैयारी में इस्तेमाल होता है और जनरल कंपटीशन के भी प्रतियोगी परीक्षा में इस्तेमाल होता है। आप सबके लिए एक लाजवाब, बेहतरीन, रोचक अंदाज में आपको प्रस्तुत कर रहा हूं और चैप्टर से संबंधित आपको ज्ञानवर्धक लेक्चर सीरीज प्रस्तुत कर रहा हूं। लेकिन इसके पहले मैं आपको बतला देना चाह रहा हूं कि मैं सुनील जी खांटी बिहारी का एक अंदाज होता है जो हास्य मजाक के अंदाज में गंभीर से गंभीर विषय को मैं पढ़ाऊंगा। जिसको हास्य विनोद पसंद ना हो, भैया इस चैनल को सब्सक्राइब ना करना, सब्सक्राइब कर दिए हो तो अनसब्सक्राइब कर देना और वीडियो को स्किप कर देना। लेकिन जिनको हास्य विनोद मजाकिया अंदाज में गंभीर से गंभीर विषय को पढ़ना पसंद है, भैया आपके लिए यही चैनल है। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, अपने दोस्त यार को बतलाओ। शुरुआत करता हूं। यूरोप में राष्ट्रवाद पहला चैप्टर है। इसके भाग 1 को मैं इसको 3 भाग में प्रस्तुत करूंगा। और ये शुरुआत में ये कि समकालीन, आपका किताब का नाम है भारत एवं समकालीन विश्व 2। समकालीन किसको कहते हैं? समकालीन कहते हैं सम माने उसी समय, अकालीन मीन्स उस काल खंड में उसी समय। जैसे अकबर का समकालीन हम कह सकते हैं तुलसीदास थे, जैसे हम कह सकते हैं कबीरदास समकालीन थे सिकंदर लोदी के, इब्राहिम लोदी के। उस समय, उस काल खंड में, उसी समय जिस समय में भारत में भी कुछ गतिविधियां हो रही थी, तो विश्व में और क्या गतिविधियां हो रही थी, इसी पर आपका यह किताब संपूर्ण वर्णन करेगा। पहला शब्द जो आता है वो है निरंकुशवाद। लेट मी गिव द सम डिफिनेशंस, लेट मी गिव द सम डिस्क्रिप्शन अबाउट द सम वर्ड टर्मिनोलॉजी जिसका हम इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। निरंकुशवाद किसको कहते हैं? इसकी अंग्रेजी में इसको एब्सोल्यूटिज्म ये भी कहते हैं। तो सरकार, ऐसी सरकार जो अपने मन से काम करे, मनमाने ढंग से काम करे, संविधान को ना माने और जो उसकी इच्छा हो वैसा ही करे। यदि ऐसा कोई राजा हो, ऐसी कोई सरकार हो, तो उसको हम लोग निरंकुशवाद कहते हैं। तो सरकार और शासन जिसका सत्ता पर किसी प्रकार का ना कोई अंकुश हो, ना कोई नियंत्रण हो, वो निरंकुशवाद कहलाता है। जैसे 1990 के दशक में या 1980 के दशक में इराक में एक ऐसे सरकार के अधिनायक थे जिनका नाम था सद्दाम हुसैन। वो जो बोलते थे वही वहां को जनता को करना पड़ता था। उनका अगेंस्ट कोई नहीं कर पाता था। इसी तरह आप चले ये फ्रांस का लुई 14वां, जिसका वक्तव्य था कि मैं ही राज हूं और मेरे ही शब्द कानून है। यदि कोई उसका खिलाफ करता था तो उसको कारागार में डाल दिया जाता था, मार डाला जाता था, उसकी मौत के घाट उतार दिया जाता था, फांसी पर चढ़ा दिया जाता था। तो निरंकुशवाद उसको ही कहते हैं। तो इसमें इसके जो लक्षण होते हैं, एक होगा केंद्रीकृत होगा, माने सेंट्रलाइज्ड होगा, राजा जो कहेगा वही उसका अंतिम होगा। फिर इसमें सैन्य बल बड़ा प्रभावकारी होती है, सेंट्रल, ऐसा प्रभावकारी जैसे कि आप देखिएगा कि रूस में भी 1917 से पहले एक इस तरह का आपका इसमें सेना थी कि जहां राजा के अगेंस्ट कोई आवाज उठाता था तो उसको तुरंत कुचल डालती थी। इसी के बाद चले आइए कि ये दमनकारी भी होती। यदि एक व्यक्ति आवाज उठाया, यदि एक संस्था आवाज उठाया, यदि कोई सिस्टम आवाज उठाई, कोई लोग आवाज उठाए, उसको तुरंत कुचल डालता है, चाहे मार दे, चाहे जेल में डाल दे, कारागार में डाल दे। इसलिए निरंकुश के अगेंस्ट आवाज उठाना भी बड़ी कठिन होती है। अब यहां पर अगला शब्द आता है, दिस इज कॉल्ड एज यूटोपिया। यूटोपिया का हिंदी होता है कल्पना आदर्श। कल्पनादर्श माने ऐसा आदर्श जो कल्पना में ही संभव हो। एक बात देखिए कि व्यवहारिक अलग चीज है, कल्पना अलग चीज है। ऐसे समाज की कल्पना करें जहां कोई चोर ना हो, उचक्का ना हो, बेईमान नहीं हो, गलत नहीं हो, और तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा? ना पुलिस की जरूरत पड़ेगी, ना जज की जरूरत पड़ेगी, ना प्रशासन की जरूरत पड़ेगी। ऐसा समाज संभव ही नहीं है। मनुष्य को प्रैक्टिकल होना पड़ता है। ऐसा मनुष्य क्या संभव है जो कभी झूठ ना बोले, कभी हिंसा ना करे, कभी चोरी ना करे, कभी गलती ना करे, कभी भ्रष्टाचार ना करे? ऐसा संभव ही नहीं। ना ऐसा मनुष्य संभव है, ना समाज संभव है, ना ऐसा व्यक्ति संभव है। तो इसलिए यूटोपिया कहा जाता है। हाँ, हम आदर्श के निकट, यूटोपिया के अधिक से अधिक निकट जा सकते हैं, बनने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन 100% यूटोपिया संभव नहीं है। अब अगला आता है राष्ट्र क्या है? व्हाट इज नेशन? व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द नेशन? तो इसको हम लोग, तो फ्रांसीसी दार्शनिक अंसार्ट रेनन
इनका नाम था। अंसर्ट लेनन, जिनकी जन्म 1832 में हुई थी और 1892 में इनकी मृत्यु हुई थी। ये राष्ट्र को का इन्होंने जो बतलाया कि समान भाषा होनी चाहिए, नस्ल होनी चाहिए, धर्म होनी चाहिए, क्षेत्र होनी चाहिए, लेकिन ये परिभाषा अधूरी है। समान भाषा के रूप में यदि राष्ट्र बने तब तो फिर पश्चिम बंगाल भारत में और बांग्लादेश आप देखिए एक अलग देश है, ऐसा संभव नहीं है। तो भाषा के आधार पर कहिएगा तो फिर ये कैसे हो गया, एक भारत में है और एक बंगाल में है, तो भाषा के आधार पर कहिएगा कि भाषा क्राइटेरिया ये 100% फिक्स है, ये भी नहीं होगा। नस्ल लीजिएगा तो अमेरिका में गोरा और काला दोनों मिलकर के रहते थे, ये भी पूर्ण रूप से सही नहीं हुआ। धर्म लीजिएगा तो भारत में कई धर्म है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, सभी धर्म, तो आप धर्म के भी आधार पर नहीं मान सकते हैं। तो ये परिभाषा, और दिस इज नॉट द डेफिनेशन 100% एक्यूरेट डेफिनेशन, आई एम सेइंग। तो अब क्या है, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि एक राष्ट्र लंबे प्रयास के बाद, त्याग के बाद, निष्ठा के बाद जो चरम परिणति के रूप में उभर के आता है वो राष्ट्र कहलाता है, जिसमें महान पुरुष के नाम, गौरव, शौर्य, वीरता से युक्त अतीत होता है और एक समान इच्छा और संकल्प ये बलवती होती है। और उसमें संकल्प, जैसे आप देखिए भारत कैसे राष्ट्र बना। आज भारत में भगत सिंह पूजे जाते हैं, महात्मा गांधी पूजे जाते हैं, सुभाष चंद्र बोस पूजे जाते हैं, नेहरू जी, सब देखिएगा, चूंकि वो एक त्याग के प्रतीक है, जिन्होंने भारत को आजाद कराया। इसके बाद भारत का गौरव गुणगान करते हैं, भारत का एक राष्ट्रगान है, भारत का एक राष्ट्रीय गीत है, तो ये हमको एक राष्ट्र के रूप में पिरोता है। जब ये सब आपका समाहित हो जाए तो राष्ट्र बनता है। अब अगला आता है शब्द, उसको कहते हैं नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद, व्हाट इज नेशनलिज्म? वास्तविकता में नेशनलिज्म कोई वस्तु नहीं है, कोई मान लीजिए सामान नहीं है जिसको कहीं से खरीद लीजिएगा। नेशनलिज्म, दिस इज ए टाइप ऑफ आइडियोलॉजी, एक भावना है, दैट कम्स फ्रॉम द इनर फीलिंग। ये एक भावना है, ये एक ऐसी भावना है जो भौगोलिक, सांस्कृतिक और सामाजिक परिवेश में जब लोग एकता, निष्ठा के वाहक की भावना चले आती है, उसी को राष्ट्रवाद कहते हैं। ये फीलिंग है जिसमें एकता, अखंडता, अपने देश के प्रति प्रेम, ये सब जब उभरने लगता है तो उसमें, और उसका कारण है क्या कि एक भौगोलिक, जैसे भारत का उत्तर में हिमालय है, दक्षिण में हिंद महासागर है, पश्चिम अरब सागर, और आप दक्षिण में चले आइए तो बंगाल की खाड़ी आप ले सकते हैं। ये जो क्षेत्रीय है, सांस्कृतिक, अपना एक सांस्कृतिक अलग ऊपर से चला आता है, वो एक वैल्यू, एक मूल्य, एक विचार रहता है, ये यहां से राष्ट्रवाद पनपती है। 19वीं शताब्दी में राष्ट्रवाद की भावना प्रतिफलित हुई और ये यूरोप में भी आ गई। अब यूरोप में भी आ गई, यूरोप में भी आपको राजनीतिक और मानसिक जगत में ये भावना बलवती होने लगी। तो यूरोप में बहुराष्ट्रीय वंशीय थे, अलग अलग राजा थे, और उस समय यूरोप का अधिकांश देश खंडित हुआ करता था। आप उदाहरण ले लीजिए कि जब जर्मनी में सालारमा के समय में 300 अलग अलग प्रकार के राज्य एक समय में, हालांकि सालारमा एक राजा हुआ करता था, एकीकृत किया, लेकिन जर्मनी 300 छोटे छोटे टुकड़े में बटा हुआ था। इसी तरह से कई देश, इटली भी आपको 13 छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। कोई कहता था ए, कोई कहता था बी, कोई कहता था सी, कोई कहता था ईर घाट, कोई कहता था वीर घाट, इस तरह का मान लीजिए बातें चला करती थी। तो उसको राष्ट्र के रूप में पिरोने में, राष्ट्र और राज्य का भावना उदय करने में एक आपको आता है फ्रांसीसी क्रांति की महत्वपूर्ण भूमिका हुई। फ्रांसीसी क्रांति ने यह बतलाया कि बड़ा सा बृहद, उसमें केंद्रीय शक्ति हो जो एक संविधान के अनुसार चले, ये एक रास्ता देखा है। फ्रांसीसी क्रांति जानते 1789 में हुआ था। कब हुआ था जल्दी से बोलो रमेश, तुम इसमें पूछ रहा हूं। 1789 हुआ, बिल्कुल सही। तो फ्रांसीसी क्रांति में क्या हुआ कि इस क्रांति से एक नई चीज उभर करके आई कि निरंकुश शासन का आधिपत्य समाप्त हुआ। हालांकि बाद में हम कह सकते हैं कि नेपोलियन भी आया तो वो कुछ हद तक निरंकुश था, लेकिन फिर भी समाप्त हुआ। संविधान का शुरुआत हुआ, और उसमें कह सकते हैं कि एक व्यक्ति की, ऐसा नहीं जिसका बोली वचन ही राज्य मानेगा, ऐसा नहीं था। इसमें आया कि आपको राजतंत्र से हट करके फ्रांसीसी नागरिक के हाथ में सत्ता आई। इसके बाद राष्ट्र का गठन ये आगे बढ़ा। फिर इसमें कई नई चीज आए कि नया फ्रांसीसी झंडा चुना गया, उसके बाद नया फ्रेंच राष्ट्रीय गान आया। इसके बाद देखिए स्तुतियां रची गई, बड़े बड़े गौरव गुणगान किए गए, जिन्होंने वॉल्टेयर हो, मॉन्टेस्क्यू हो,
इसके बाद रूसो हो, इन सब के प्रति जो है भावना के उन्होंने देश के लिए क्या किया था ये आया, शहीदों का गुणगान होना शुरू हो गया। इसके बाद और भी परिवर्तन हुआ कि स्टेट जनरल से बदल करके अब उसका नाम नेशनल असेंबली कर दिया गया, एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था तैयार की गई, वहां पर फिर संविधान बनाया गया, उसके अनुसार कानून लाया गया। फिर इसके बाद सामंतवाद की व्यवस्था में कुछ विशेष नागरिक को विशेष सुविधा दी गई थी वो हटाया गया और समान कानून बना। आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिया गया, जो भीतर में लगता था, जो यहां से जाने के बाद वहां पर एक अलग तरह का शुल्क लगता था, ये सब रोका गया। क्षेत्रीय बोलियों का स्थान पर फ्रेंच बोलना शुरू किया गया, क्योंकि हर देश की एक राष्ट्रभाषा, तो भारत का भी देख लीजिए हिंदी राष्ट्रभाषा है, हिंदी अधिक से अधिक लोग बोले, इसके लिए सरकार भी उत्प्रेरित रहती है। तो इससे क्या होता है कि एकता की भावना आती है, अखंडता की भावना आती है, देश बिखरता नहीं है। और फिर इस फ्रांस के लोगों में एक और शब्द जान लीजिए जिसको कहते हैं ला पैट्रिया, पितृभूमि, अर्थात कि हमारा पिता तुल्य है फ्रांस देश। और उसके बाद एक संविधान, समान अधिकार, ये फ्रांस में आ गया। ये एक नया विचारधारा आई, एक नई सोच आई, एक नई क्रांति आई। फिर फ्रांस की इच्छा थी कि अब ये सोच यूरोप के अन्य देश में भी फैले, क्योंकि अन्य देश में भी हाल खराब था, चाहे स्विट्जरलैंड हो, चाहे स्वीडन हो, चाहे जर्मनी हो, वहां हाल खराब था। तो शिक्षित मध्यवर्ग लोग एक जैकोबिन क्लब बनाए, जिनकी सोच इस तरह से मिलती थी, वो जैकोबिन क्लब कहा जाता है। जो फ्रांसीसियों ने बनाया था जैकोबिन क्लब, जो कि ब्रिटेन के अगेंस्ट बनाया था, क्योंकि ब्रिटेन राजतंत्र का पोषक था। और नेपोलियन ही पहला व्यक्ति था जिसने कहा था कि ब्रिटेन को यह बनियों का देश है। तो नेपोलियन जब फ्रांस का शासक बना तो थोड़ा बहुत तो प्रजातंत्र पर चोट बनी, क्योंकि नेपोलियन भी कुछ हद तक निरंकुश था, लेकिन फिर भी उसने कई तरह का सुधार किया। उसने क्रांतिकारी बदलाव किया कि सबसे पहले तो शासन व्यवस्था तर्कसंगत बनाया और कुशल बनाया। इसके बाद 1804 में एक उसने रूल बनाया, नागरिक संहिता इसको कहते हैं, लोग तो इसको नेपोलियन कोड ऑफ कंडक्ट भी कहते हैं। उसने बनाया कि नेपोलियन संहिता का अब किसी विशेष चर्च या पादरी या मान लीजिए किसी खास वर्ग या सामंत को हम विशेष अधिकार नहीं देंगे, उसको हम विशेष कोई खास ऐसा मान लीजिए उसको पावर नहीं देंगे। तो विशेषाधिकार समाप्त कर दिया गया, कानून के समक्ष सबको बराबर कर दिया गया, संपत्ति के अधिकार में संतुलन लाया गया। फिर इसके बाद क्या किया कि इस संहिता से जितनी भी फ्रांस के नियंत्रित क्षेत्र थे, जैसे स्विट्जरलैंड पर भी कुछ क्षेत्र को अधिकार कर लिया, स्वीडन में भी कुछ क्षेत्र को फ्रांस अधिकार किया, तो अगल बगल का जो देश में वो हरा फ्रांस अधिकार किया, तो वहां पर भी उसने ये लागू कर दिया, जिससे वहां पर भी एक सोच में, सरकार के सोच में, व्यवहार में, प्रशासन व्यवस्था में कुछ परिवर्तन आई। इसके बाद यातायात और संचार व्यवस्था में सुधार आया। किसान, कारीगर, मजदूर ये सब अब अपने आप को स्वतंत्र समझने लगे। उद्योगपति में नया आत्मविश्वास आया। इससे एक समान कानून और कह सकते हैं मानक भार, मानक नाप, ये सब आपको एक राष्ट्रीय मुद्रा, इन सब जो आया तो राष्ट्रीयता के लिए एक ये बहुत बड़ा वाहक का काम किया, ईंधन का काम किया। अब एक राष्ट्रीयता की भावना फैलने लगी। फ्रांस एक एकीकृत देश है, उसी तरह से बाद में जाकर के जर्मनी भी एकीकृत बन गया, इटली भी एकीकृत हो गया, ब्रिटेन भी एकीकृत हो गया। इस तरह से ये राष्ट्रवाद की भावना फैली। और आप जानते हैं जो भारत भी 1947 से पूर्व जब अंग्रेज जाने लगा तो भारत को 500 से अधिक रियासत में बांट करके छोड़ दिया था, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने कह सकते हैं अपने सोच, अपने समझ, अपने विवेक, अपने चातुर्य और अपने बल के प्रयोग से उन्होंने भारत को एकीकृत बना दिया और एक राष्ट्र बना दिया। तो ये राष्ट्रवाद की भावना जो पनपी थी वो फ्रांस की क्रांति से ही पनपी थी। इसके आगे मैं आपको दूसरे भाग में कुछ और बतलाऊंगा। आपको पसंद आया तो इसको लाइक करें और जय बिहार जय भारत। बहुत जल्दी मैं दूसरे वीडियो में मिल रहा हूं।